हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर को आधा कर चुके थे। आगे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने इसे छोड़ा था। देखिए हमने क्या क्या कर लिया था। सबसे पहले जो मानचित्र है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो मानचित्र था वो कुछ इस प्रकार का था, जिसमें कि भारत का जो उल्टा नक्शा है उसको कुछ इस प्रकार से पुराने विश्व मानचित्र था उसमें कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता था। लेकिन फिर आगे चलकर इसमें और परिवर्तन आया। फिर कुछ इस प्रकार हमारे भारत का मैप प्रदर्शन किया जाने लग गया, जैसा कि आज के समय में ठीक इसी प्रकार से होता है। इसके अलावा नई और पुरानी शब्दावली के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें शब्दों में धीरे धीरे बदलाव आने लग गए थे और उसके अर्थों में भी बदलाव आने लग गए थे। इतिहासकार और उनके स्रोत, आधुनिक समय में जो इतिहासकार हैं उनके जो स्रोत हैं उसमें कौन से अधिक स्रोतों का उपयोग करते हैं जिनसे उनको पुराने प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो उसमें लिखित पुस्तकें हो गई, अभिलेख हो गए। इसके अलावा अभिलेखागार में बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ होती हैं, जो मठ होते हैं और जो मंदिर होते हैं, उन सब की पांडुलिपियाँ और शासकों के जो उनकी कृतियाँ होती थी, उनकी रचनाएं होती थी, राज दरबारों में जो अभिलेख लिखवाए जाते थे राजाओं द्वारा, वह और इसके अलावा महान कवि वगैरह उन सब से जानकारी प्राप्त करते थे इतिहासकार, स्रोतकार। इसके अलावा जो धीरे धीरे जो पुस्तकें लिखी गई, जो पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई, वे पहले आज के आधुनिक समय में जैसे पब्लिश करने के लिए मशीन आ गई हैं पुस्तकों को, लेकिन प्राचीन समय में मशीन का उपयोग नहीं होता था, उसका निर्माण नहीं हुआ था। तो वे क्या करते थे, वे हाथों से उनकी नकल किया करते थे और उसी की जो पुस्तक है उसका हूबहू एक, जैसे कहते कॉपी तैयार करते थे। तो उसमें कई प्रकार की लिखावटों में परिवर्तन होता था और कभी कभी जो कुछ शब्द समझ में नहीं आते थे उनको जो लिखने वाले होते थे वो अपने बुद्धि अनुसार, समझ के अनुसार उस शब्द को या उस अनुच्छेद को अपने शब्दों में वर्णन किया करते थे। तो इसमें कई प्रकार से कुछ तो चीज़ें हूबहू लिखी जाती थी, लेकिन एकदम जो चीज़ें स्पष्ट नहीं होती थी उनमें कुछ न कुछ 19-20 का अंतर हो जाता था। इसके अलावा हमने पढ़ा था ये लेखन कला। कुछ ये देखिए, ये है एक लेखन कला जो दूर दूर में है और विशेष जगह स्थान छोड़े हुए लिखा हुआ है, और जो इस लेख में जो लिखा है वो घनिष्ठ है और बहुत ही अधिक नज़दीक है। इस प्रकार लेखों में भी परिवर्तन होते थे। इन्हें सामाजिक और राजनीतिक समूह, सामाजिक में वे आएंगे जो कि जो व्यापार वगैरह करते थे। इसके बाद जो होते थे किसान वगैरह, वे अपने व्यापार को किस प्रकार भरते थे, किस प्रकार उसकी सिंचाई किया करते थे, उनमें कैसे परिवर्तन आए, वे सब प्रौद्योगिकी के बारे में, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा
समाज में ही इसमें क्या किन किन की उत्पत्ति हुई, किन का उत्थान हुआ, मराठों का, सिखों का, जाटों का, अहोमों का, इस प्रकार मुख्य मुख्य पदों का विस्तार भी हुआ। तो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ तक की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यायवास में परिवर्तन के कारण वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। और जब अभी हमने ऊपर देखा कि जो सिंचाई के साधन थे वे कुछ विभिन्न प्रकार से अपनाए जा रहे थे, जैसे रहट हो गया है, इसके अलावा जलकुंड हो गए, नदियाँ हो गई। तो अब धीरे धीरे क्या और था कि जो कृषि की जो ज़मीन थी, जो खेती थी, वे अधिक विस्तृत होने लग गई, बढ़ने लग गई थी। इसके लिए क्या हुआ, जंगलों को साफ किया जाने लग गया था और जो खेती का इलाका था और तेज़ी से परिवर्तित होने लग गया था। और इसके अलावा पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर, अब जैसे पर्यावरण में जो वनवासी होते क्या है, जो वनों में वास करते हैं, जो वन में रहते हैं। तो इसके अलावा फिर जब वन की कटाई होने लग गई, जंगलों की कटाई हुई और कृषि खेती बढ़ी, तो वनवासियों ने क्या किया, अपना जो स्थान है जिसमें कई परिवर्तन आए, जिसके कारण उन्होंने अपने वन का निवास बदल दिया, छोड़ दिया। वे या तो दूसरे जंगलों में स्थापित हो गए या फिर उन्होंने जंगल में रहकर ही अपनी भी कृषि आरंभ करी। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और अभी हमने यही कहा था कि या फिर वे जुताई करने लगे या कृषि करने लगे या फिर वे अपना कुछ लोग स्थान छोड़कर चले गए। उसमें से कुछ ने ये अपनाया और कुछ ने वे रास्ता अपनाया और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। जैसे जैसे उन्होंने कृषि प्रारंभ करी तो वे एक समाज का हिस्सा बनने लग गए। इसके अलावा उनका एक समूह होने लगा, वे बाजार में भाग लेने लगे। मुखियाओं और पुजारियों तथा मंदिर, ये सब जो मठ वगैरह थे, इन सब से प्रभावित होने लग गए और वह जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। जब उन्होंने कृषि अपना ली तो जाहिर सी बात है उन्हें कर चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वे अधिक मात्रा में चुकाएं या फिर छोटे या फिर ज़्यादा मात्रा में चुकाएं। और स्थायी मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, अर्थात जो स्थायी वहाँ का जो मालिक था उसकी चाकरी करनी पड़ती थी, उसे किसी विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यापार के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण
है। इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो जैसे जैसे समाज की स्थिति के अनुसार जो व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होगी, जितना धन होगा या संपदा होगी, उसके अनुसार व्यक्ति को उसे पद प्रदान होता था। वे चाहे अनेक अनेक राज्य में अनेक अनेक प्रकार के पद हो सकते हैं। चाहे वह मान लीजिए एक स्थान पर उससे अधिक उच्च पद प्राप्त है, लेकिन दूसरे पे वह स्थान कुछ छोटे स्थान पे भी नियुक्त हो सकता था। कहने का मतलब उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार उसे पद की नियुक्ति की जाती थी। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण रखने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अपने सदस्य के नियंत्रण के लिए वे अपना एक नियम बनाते थे। जो जातियां होती थी, छोटे छोटे जो समूह में रहा करते थे, यहाँ उनकी बात की जा रही है। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जाहिर सी बात है, इन नियमों का पालन कोई बच्चा नहीं करवा सकता। कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो ही उनका सहयोग द्वारा इन नियमों का पालन किया जा सकता है। जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके नियमों के साथ साथ उन्हें जो जाति और पंचायत वगैरह थी, उनके नियमों का भी पालन करना पड़ता था। लेकिन जनजातियों को अपने निवास के गांव के रीति रिवाज का भी पालन करना पड़ता था। उन्हें समाज के नियम का भी पालन करना पड़ता था। जो उनकी खुद की व्यक्तिगत जातियाँ होती थी, उनके नियम का भी पालन करना पड़ता था। अर्थात उन्हें दोनों से तालमेल मिलाकर समाज में रहना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। कई गांव ऐसे थे जो राजा के अधीन ही रहे होंगे, वहाँ पर मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ये छोटे ही स्थान पर बात करिए, ये एक छोटी इकाई होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें महत्वपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। ये गयासुद्दीन बलबन की बात कर रहा है। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थात एक काल्पनिक, जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई संबंध ना हो। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। इसमें गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात की है। अभी तो हम ये चोल और तुगलक, मुग़ल, इन सब के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ प्रमुख बातें ऐसी बताई गई है कि गयासुद्दीन बलबन के समय जो
ये गौड़ और आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात आदि के जो क्षेत्र थे वे इसकी शक्ति में गयासुद्दीन बलबन की शक्ति में बहुत अधिक मतलब निर्बल थे। कहने का मतलब उसका शासन बहुत अधिक शक्तिशाली और दूर दूर तक फैला हुआ था। हालांकि इसे जो इतिहासकार हैं वे अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, लेकिन हम इसे पूर्ण रूप से गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इतिहास में कई ऐसे जो राजा या ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर बहुत कुछ अपने समाज में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की थी। देखिए, मानचित्र 3 के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये सब मिस्र के जो लेखक है उनकी जो पुस्तक है मसालिक, उनके अनुसार जो तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक, उनके शासनकाल में ये राज्य उनके अधीन थे, उनकी रचना और पुस्तक के अनुसार। देखिए, सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कालानौर, लाहौर, सामान, सरसूती, कुहुराम, झांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र, मावार। चलिए आगे चलते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 के कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर दिया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री। दक्षिण कर्नाटक के बारे में बात करें यहाँ, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश, गुजराती, गुजरी गुजरात और अंबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ये भाषा बताई है कि इन क्षेत्र में ऐसी भाषा ये बोली जाती थी, उन भाषाओं के नाम हैं और उन स्थान के नाम हैं। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की ही भाषा नहीं, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाओ। और चलिए, ये छात्रों का काम है, ये पूरी करेंगे वे। अब सन 700 तक कई क्षेत्रों के आसपास भौगोलिक आयात तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विषय स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में
आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासकों राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अपने क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थित या सफल नहीं हो पाए थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3-4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। ठीक है, हम अगले अध्याय में से देखेंगे। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले। इसमें वही बात हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा करी थी कि जो शासक के जो छोटे छोटे अधीन जो गवर्नर होते थे अलग अलग राज्य के, जो राजा के, एक तो राजा होता है जो पूरा प्रशासन संभालता है, इसके अलावा जो अलग अलग राज्य में वे अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, तो वहाँ पे वे गवर्नर भेजता था। गवर्नर जो होते थे वे राजा के अधीन रहकर उस राज्य का जो भी कार्य होता था वे संभालते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया था, जो गवर्नर बनाए जाते थे पहले तो ज़्यादातर पहले राजा के परिवार से बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इस पद की नियुक्ति राजवंश के अलावा कुछ हटकर अलग पदों की नियुक्ति भी की गई थी, जिसमें सिर्फ राज परिवार के नहीं अन्य बाहरी जो लोग होते थे वे भी उसमें उस पद पर उनकी नियुक्ति की जाने लग गई थी। किंतु हुआ क्या था, धीरे धीरे जैसे कि ये जो गवर्नर होते थे या फिर इन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, तो क्या होता था इनके हाथ में अधिक सत्ता हो जाती थी, तो वे क्या करते थे अपने राजा से विद्रोह करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते थे। इसमें वही बात बताई गई है। और इतिहास में अधिकांश ऐसे ही कई जो राज्य हैं उनकी स्वतंत्र राज्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक कुछ इसी प्रकार से। और ये जो हुए हैं स्वतंत्र राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वे कई स्थान से कहीं लोगों ने जो कि कुछ सत्ता के पद पे आसीन थे उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने राज्य की स्थापना करी है। आगे हम चल के जब मुगल वंश आएगा, इसके अलावा मुगल वंश से भी कुछ पहले उन्हीं समय के आसपास जो कई गवर्नर थे और जो कई पदाधिकारी थे उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत रूप में भी किया है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर भी उभरने लगे। 10 लेकिन आगे 10 में पढ़ेंगे इससे। लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला रहा था उसे क्षेत्रों की प्रवृत्ति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इन तथ्यों का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों में भरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासनिक, आर्थिक के
अर्थव्यवस्था के प्रबंध उच्च संस्कृत तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन भिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। पुराने और नए धर्म इतिहासकार इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में काफ़ी बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्वों में लोगों की आस्था बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैनिक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म पर्याय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेम इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इन उप महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके द्वारा धर्मशास्त्रियों के अन्य शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू
धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिवत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाम अन्य सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं, के विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, न कि केवल घंटों, दिनों, वर्षों में बिताने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों तथा कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इन उपमहाद्वीपों की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न खंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें क्रमशः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषकों समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप और हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल
अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं से 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसीलिए इन सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के समय भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी थे और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। अब इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि हम क्लास 7th में और आगे क्या क्या पढ़ेंगे। अनेक धर्मों के बारे में, इस्लाम धर्म हो गया, इसके अलावा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और व्यापारिक कंपनियां किस प्रकार हमारे भारत में आई। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के धार्मिक परिवर्तन हुए 16वीं 18वीं, इसके अलावा 11वीं से लेके अन्य विभिन्न शताब्दियों तक किस प्रकार के परिवर्तन हुए थे। इन हजार वर्षों के दौरान इन उपमहाद्वीप के समाजों में पर्याय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इन पुस्तक में आप जो ढूंढ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले साल पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जो भी जहाँ भी संभव है यह देखें कि कहाँ बदलाव आए हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतने ही। इस पहला जो चैप्टर है उसमें ख़ास बात नहीं बताई गई, वही शुरू में मैप के बारे में बताया गया है। इसके बाद उसमें जो बदलाव आए हैं आगे चल के वे, इसके अलावा राज्य साम्राज्य के बारे में, फिर उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो फिर सिंचाई वगैरह थी, खेत और कृषि, इसके अलावा उसमें जो जंगली वासी थे उसमें उनका विस्थापन हुआ, कुछ कृषक बने, कुछ ऐसे विशेष प्रकार की जानकारियाँ दी हैं। इसके अलावा इसमें जो हमने क्लास 6 में जो भी हमने चैप्टर पढ़े हैं वे, इसके अलावा जो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें खास कुछ नहीं है। तो आज की क्लास में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।